गण गणपते नमः। श्री गणेश की वंदना कर। दिन के स्वामी बुद्धदेव दिन के स्वामी बुद्धदेव श्री गणेश तथा मां शारदे की आराधना कर। इष्ट देव का ध्यान धर। गुरुजनों को नमन कर। अभिनंदन करते हैं आपका वरुण मिश्र द्वारा प्रस्तुत आज के दैनिक पंचांग में। यह दैनिक पंचांग हम नित्य प्रस्तुत किया करते हैं और इसमें डेटा जो भी प्रयुक्त होता है दैनिक पंचांग से ले जाते हैं। छवि तथा ध्वनि गूगल से ली जाती है और यह प्रस्तुति आप तक यूट्यूब के माध्यम से, यूट्यूब के सौजन्य से हम आप तक सफलपूर्वक पहुंचा पाने में समर्थ होते हैं। तो चलिए प्रस्तुति में चलते हैं। जिस प्रकार पंचांग के 5 अंग होते हैं, उसी तरह इस प्रस्तुति के भी 5 भाग हैं। पहला भाग पंचांग मुहूर्त और ग्रहों के गोचर से संबंध रखता है और इसी भाग में से पंचांग मुहूर्त को लेकर इस प्रस्तुति का लघु रूप आपके सुझाव के अनुरूप हम अलग से प्रस्तुत किया करते हैं। दूसरा भाग सितारों, ताराबलम जिसका नाम है, सितारे जिसमें करते काम है, जन्म नक्षत्र के अनुसार आज कैसा दिन रहने की संभावना। जी हाँ, सितारे बोलते हैं और सितारे झूठ नहीं बोलते। ये ताराबलम मुख्यतः 9 तारा चक्र पद्धति पर आधारित है, जिस के अनुसार चंद्रमा के अनुरूप हम आज के बारे में जान सकते हैं, वहीं सभी ग्रहों के बारे में उनकी शुभता अशुभता कैसी होगी पूरी जीवन काल के लिए यह भी हम जान सकते हैं। दशा अंतर्दशा का फल कैसा होगा, जन्म कुंडली में बैठे ग्रह का फल कैसा होगा पूरी जीवन काल के लिए। इतना ही नहीं, हम जीवन काल के जीवन यात्रा के दौरान हम विभिन्न लोगों से जो जुड़ते हैं, विभिन्न नक्षत्र में जन्मे जातक के लिए वे हमारे साथ कैसा सुखता देंगे, किस प्रकार की सुखता देंगे, यह सभी हम जान सकते हैं 9 तारा चक्र पद्धति से। विस्तृत चर्चा प्रस्तुति में। तीसरा भाग तारा बलम जिसका नाम है, जिसमें राशि करते काम है। जी हाँ, चंद्रमा जिस राशि में जन्म कुंडली में होते हैं और जिस राशि में आज चंद्रमा भ्रमण किए कर रहे होते हैं, दोनों को तालमेल करके आज कैसा दिन रहने की संभावना है राशि के अनुसार। चौथा भाग चौघड़िया, एक प्रकार का मुहूर्त ज्योतिष। शुभ कोई भी कार्य हम करते हैं उसमें शुभता चाहते हैं, चौघड़िया बताता है शुभ और अशुभ काल। जी हाँ, शुभ और अशुभ काल यह एक प्रकार का मुहूर्त ज्योतिष है और मुहूर्त समय और हमारे कर्म का सटीक मिलन है जो शुभता देता है। इसलिए यह चौघड़िया की उपयोगिता काफी है और इसकी उपयोगिता को देखते हुए हमने यूट्यूब पर हिंदी में और अंग्रेजी में अलग अलग वीडियो पोस्ट किया है, आप उसे संदर्भित कर सकते हैं। विस्तृत चर्चा प्रस्तुति में है। पांचवा भाग और अंतिम भाग। जी हाँ, पांचवा भाग अंकों की दुनिया में। जब हम जन्म लेते हैं उसी समय सांस लेना आरंभ करते हैं और सांस लेने के साथ साथ ही ईश्वर हमें उपहार, अंकों का उपहार देते हैं जन्म तिथि के रूप में। इनमें कुछ अंक शुभकारी भी होते हैं, कुछ हमारे लिए नकारात्मक प्रभाव भी डालते हैं और यह प्रस्तुति विशेषकर उन अंकों को पहचानना जो हमें शुभ फल देते हैं, जो हमें नकारात्मक प्रभाव देते हैं, ताकि हम अंकों का सही प्रयोग करके जीवन में शुभता प्राप्त ला सकते हैं। क्योंकि अंक कार्य करते रहते हैं, जिस तरह सांस कार्य करते रहते हैं, हमारी सांस की प्रक्रिया कार्य करती रहती है, उसी तरह ये अंक कार्य करते रहते हैं। तो आइए अंकों को पहचाने, उन्हें जाने, उन्हें समझें, उन्हें परख कर सही ढंग से उपयोग करें। इस प्रस्तुति की विशेष उपयोगिता। साथ ही साथ अंक बोलते भी हैं, किसी भी माह के विभिन्न तिथियों को जन्मे जातक के लिए आज का अंक क्या संकेत दे रहे हैं शुभता और अशुभता के बारे में। जी हाँ, यह भी इसी प्रस्तुति में। इस प्रकार पूरे पांचों भाग हम आपके लिए संजो कर लाए हैं, संकलित करके लाए हैं, उपयोगी बनाकर लाए हैं। कहीं जाइएगा नहीं, हमारे साथ बने रहिएगा। हाँ, यदि आप इस प्रस्तुति को पहली बार देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। साथ ही साथ नोटिफिकेशन बटन को दबाना न भूलें, ताकि हमारे हर प्रस्तुति की सूचना आपको मिल सके और आप उससे लाभान्वित हो सकें। और प्रस्तुति में जाने के क्रम में आपसे अनुरोध है, आदि से अंत तक बने रहिएगा। हाँ, सुझाव कुछ आपके मन में प्रस्तुति को देखने के क्रम में आया हो, उसे नोट कर अंत में यूट्यूब के कमेंट बॉक्स पर कमेंट करके हमें जरूर अनुग्रहित करें, हमारा मनोबल बढ़ाएं, ताकि हम प्रस्तुति को और बेहतर बना सकें। तो चलिए प्रस्तुति के पहले भाग में चलते हैं और
दैनिक पंचांग में हम चले और पंचांग की थोड़ी सी चर्चा कर रहे हैं। पंचांग हमारे जीवन में शुभता और अशुभता, शुभ और अशुभ मुहूर्त बताता है। बिल्कुल सही है। ये इसमें कहीं कोई संदेह नहीं है। किंतु पंचांग की महत्ता हमारे जीवन में काफी अधिक है। पंचांग के पांचों अंग हमारे लिए शुभकारी होते हैं और ये शुभ फल देने वाले होते हैं। तिथि लक्ष्मी प्रदान करने वाला, वार आयु में वृद्धि करने वाला, नक्षत्रों से पापों का नाश, योग रोगों को दूर करने में सहायक, करण कार्यों में सिद्धि, कार्य सिद्धि दिलाता है। इसलिए प्रतिदिन प्रातः उठते ही पंचांग का स्मरण करके अपने पांचों अंगों को जागृत करना चाहिए। और ये श्लोक है, तिथि च श्रीकरम प्रोक्तम वारम आयुष्वर्धनम, नक्षत्रम हरते पापम, योगम रोग निवारणम, करणम कार्य सिद्धि च, पंचांग फल मुक्तम। इसे जितनी बार स्मरण प्रातः कर सके करे। उसके साथ ही जो पुराणों में लिखा है पंचांग का स्मरण, स्मरण के साथ पंचांग का श्रवण। श्रवण गंगा स्नान, श्रवण से गंगा स्नान तो ले लाभ होता है। और गंगा का तात्पर्य जलीय तत्वों से है, जो हमारे शरीर में 70% से ज्यादा है। साथ ही साथ जलीय राशियां, जलीय राशि, जन्म कुंडली की जलीय राशियां, जलीय राशियों में बैठे ग्रह और जलीय राशियों के स्वामी, ये सभी शुभ प्रभावित होते हैं। तो पंचांग का स्मरण श्रवण करना चाहिए। और पंचांग की महत्ता यहीं पर रुक नहीं जाती, यहीं समाप्त नहीं हो जाती। पंचांग हमारी निर्णय क्षमता को सुदृढ़ करता है, आत्मबल बढ़ाता है। प्रकृति और ब्रह्मांड की ऊर्जा के साथ पंचांग पंचांग संतुलन स्थापित करने में सहायक होता है, जिससे जीवन में शांति, समृद्धि और सकारात्मकता का संचार होता है। अतः पंचांग का अनुसरण करके हम अपने जीवन को अधिक सफल और समृद्ध बना सकते हैं। तो चलिए आइए पंचांग की महत्ता को देखते हुए, जीवन में इसकी भूमिका को देखते हुए, आइए हम सब पंचांग का प्रतिदिन स्मरण, श्रवण और अनुसरण करें और अपने जीवन को अधिक सफल और समृद्ध बनाएं। साथ ही साथ प्रस्तुति को साझा करें अपने मित्रों, परिजनों और शुभेच्छुओं के संग, ताकि वे भी पंचांग का प्रतिदिन स्मरण, श्रवण और अनुसरण करने के लिए प्रेरित हो सके और अपने जीवन में शुभता ला सके। और उनके इस प्रयास में हम सब एक माध्यम बनकर पुण्य के भागी बने। तो चलिए चलते हैं प्रस्तुति के मुख्य भाग में। और मुख्य भाग में जाने के क्रम में श्री राम का नाम उच्चारण करते चलते हैं। और जहाँ श्री राम होते हैं वहीं भाई हनुमान भी होते हैं। चलिए चलते हैं प्रस्तुति में। जय श्री राम। जय भाई हनुमान। स्वागत है आपका प्रस्तुति के पहले भाग में। प्रस्तुति के पहले भाग में आपका स्वागत है। आज का दिनांक 22 अप्रैल 2026, माह बैसाख, पक्ष शुक्ल, शाका संवत 1948, पारा भाव विक्रम संवत 2083 सिद्धार्थी, और कलयुग का 5127वां वर्ष। सूर्योदय आज का 5:21 पर, सूर्यास्त 6:16। सनराइज एट 5:21 AM एंड सनसेट एट 6:16 PM। आज का दिशा शुल्क उत्तर है, फिर भी इस दिशा में यात्रा करने को बाध्यता हुई तो तिल या धनिया का सेवन करके यात्रा में शुभता मिले। पंचांग के पांचों अंक इस प्रकार: वार बुधवार, तिथि रात्रि के 10:49 तक खष्टी, जो नंदा तिथि के अंतर्गत आता है। उसके बाद सप्तमी, नक्षत्र रात्रि के 10:13 तक आद्रा, उसके बाद पुनर्वसु। आज के दिन का आरंभ आद्रा के पहले पद से, जो कि प्रातः 5:29 तक रहता है। दूसरा पद दिन के 11:02 तक। आद्रा नक्षत्र का तीसरा पद अपराह्न 4:36 तक। और चौथा पद रात्रि के 10:13 तक। तत्पश्चात आरंभ होता है पुनर्वसु नक्षत्र का पहला पद, जो कल भोर में 3:51 तक रहता है। और सूर्योदय के समय, कल के सूर्योदय के समय रहता है पुनर्वसु का दूसरा पद। तो ये रहे नक्षत्रों की थोड़ी चर्चा। योग प्रातः 9:08 तक अतिगंध, उसके बाद सुकर्मा। करण दिन के 12:01 तक कौलव। तत्पश्चात रात्रि के 10:49 तक तैतिल, और फिर घर। ये रहे पंचांग के पांचों अंग, नक्षत्र, वार, तिथि, नक्षत्र, योग और करण के साथ। अब आपको ले चलते हैं महत्वपूर्ण मुहूर्त की तरफ। और महत्वपूर्ण मुहूर्त में जाने के पूर्व भोलेनाथ का वास देखते हैं। भोलेनाथ का वास कहाँ है और इसकी शुभता कैसी है। भोलेनाथ का वास खास करके इस
जब भी हम जलाभिषेक करते हैं, रुद्राभिषेक करते हैं, उसमें काफी उपयोगी होता है। भोलेनाथ का शुभ वास यदि है तो रुद्राभिषेक का फल शुभ होता है। तो चलिए भोलेनाथ के वास की ओर तरफ चलते हैं। ओम नमः शिवाय। जय भोलेनाथ। आज जब तक षष्ठी तिथि है तब तक भोलेनाथ वृषारूढ़ नंदी पर सवार है, और उसके बाद सप्तमी जब तिथि आती है तो भोलेनाथ पूजन पर आते हैं। पहला भाग जब तक षष्ठी तिथि है यानी रात्रि के 10:49 तक यह शुभ है। यानी आज भोलेनाथ के लिए जो जलाभिषेक रुद्राभिषेक के लिए शुभ समय है। कल भोजन पीड़ा है, शुक्ल सप्तमी तिथि जब होती है भद्रथ के अंतर्गत, वह शुभ नहीं है। जय भोलेनाथ। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। चल महत्वपूर्ण मुहूर्त में, महत्वपूर्ण मुहूर्त में जाने के पूर्व मन थोड़ी सी चर्चा गीता के इस पंक्तियों पर। हम सब का अधिकार कर्म पर है, मनुष्य का अधिकार केवल कर्म पर है, फल पर नहीं है। यानी परिणाम हमारे हाथ में नहीं है। अतएव जिम्मेदारी के साथ कर्म करने के लिए अनुकूल मुहूर्त का चुनाव करना ही हमारी पहली सफलता है। तो चलिए हम पुनः बता दें, जिम्मेदारी के साथ कर्म करने के लिए सबसे अनुकूल मुहूर्त का चुनाव करना ही हमारी पहली सफलता है। तो चलें हम महत्वपूर्ण मुहूर्त की तरफ और अनुकूल मुहूर्त का चुनाव करके अपने सफलता के जो हमारे कर्मों की सफलता है उसकी पहली सीढ़ी हम पार करें। महत्वपूर्ण मुहूर्त में आज शुभ मुहूर्त में अभिजीत मुहूर्त आज नहीं है। अमृत काल अपराह्न 12:57 से 2:26 अपराह्न तक। रवि योग प्रातः 5:21 से 10:13 रात्रि तक। विजय मुहूर्त अपराह्न 1:57 से 2:49 अपराह्न तक। गोधूली बेला संध्या 6:14 से 6:37 संध्या तक। और निशिता मुहूर्त देर रात्रि 11:26 से मध्य रात्रि 0:10 तक है। रात्रि में किए जाने वाले पूजा पाठ जब तक साधना तंत्र मंत्र आदि के लिए निशिता मुहूर्त श्रेष्ठ हुआ करते हैं। अशुभ मुहूर्त में सबसे प्रभावी राहु काल दिन के 11:48 से 1:25 अपराह्न तक। गुलिक काल दिन के 10:11 से 11:48 दिन तक। यमगंड प्रातः 6:57 से 8:34 तक। और वर्ज मुहूर्त प्रातः 7:45 से 9:14 प्रातः तक। ये रहे महत्वपूर्ण शुभ और अशुभ मुहूर्त। जी हाँ, महत्वपूर्ण मुहूर्त समय और हमारे कर्म का सटीक मिलन है। इसके साथ ही हम आपको ले चलते हैं अब ग्रहों की आकाशीय स्थिति में। इसके पूर्व अनुकूल मुहूर्त का कार्य आरंभ करने से जीवन में आने वाली उन बाधाओं को सफलतापूर्वक और खुशी खुशी हम मनुष्य पार कर सकता है, जो मानव जीवन के हर चरण का अपरिहार्य हिस्सा है। इसलिए अनुकूल मुहूर्त का चुनाव करने से जो कार्य आरंभ में की जाने वाली उन बाधाओं को हम सफलतापूर्वक खुशी खुशी पार कर सकते हैं, क्योंकि कार्य आरंभ में हमेशा कुछ न कुछ बाधा होती है। ग्रहों के आकाशीय स्थिति की ओर चलते हैं। आज अंश के अनुसार केवल शुक्र देव कमजोर अवस्था में है, क्योंकि वे राशि परिवर्तन किए हैं और ये अभी शीशो अवस्था में है। मंगल देव अस्त चल रहे हैं, 25 अप्रैल तक ये अस्त रहेंगे। इस प्रकार ग्रहों की आकाशीय स्थिति को देखें तो मित्र राशि में 4 ग्रह, शत्रु राशि में 2 ग्रह, सम राशि में 2 ग्रह और अपनी राशि में कोई ग्रह, अपनी राशि में 1 ग्रह है। शुक्रदेव। इस प्रकार बृहस्पति की राशि में 3 ग्रह, बुध की राशि में 2 ग्रह, शनि की राशि में चंद्र की राशि में कोई ग्रह नहीं, और शेष ग्रहों की राशियों में एक एक ग्रह है। नक्षत्र के अनुसार यदि देखा जाए तो मित्र के नक्षत्र में कोई ग्रह नहीं, शत्रु के नक्षत्र में 3 ग्रह, सम नक्षत्र में 2 ग्रह और अपने नक्षत्र में 4 ग्रह हैं। बृहस्पति देव, बृहस्पति देव, शनि देव, राहु देव और केतु देव। नक्षत्रों के अनुसार यदि ग्रहों की स्थिति को देखा जाए तो शनि देव के नक्षत्र में 3 ग्रह, केतु और राहु देव के नक्षत्र में दो दो ग्रह, शुक्र चंद्र मंगल बुध के नक्षत्र में कोई ग्रह नहीं, शेष ग्रहों के नक्षत्र में एक एक ग्रह है। आज राशि परिवर्तन है बुध और बृहस्पति देव का। बुध देव बृहस्पति देव की राशि में
और बृहस्पति देव बुध देव की राशि में। चलिए अब चलते हैं हम आपको लेकर दूसरे भाग में। आज किसी ग्रह राशि का, किसी भी ग्रह का राशि परिवर्तन नहीं है। अब आपको हम ले चलते हैं दूसरे भाग में। जी हाँ, ताराबलम जिसका नाम है, सितारे जिसमें करते काम है, और सितारे कभी झूठ नहीं बोलते। आपके समक्ष ताराबलम की पूरी सारणी। ताराबलम के समक्ष जो नक्षत्रों के नाम हैं, वे चंद्रमा के गोचर से संबंध रखते हैं। जी हाँ, ये चंद्रमा के गोचर से संबंध रखते हैं। और ताराबलम के नीचे जो नक्षत्रों के नाम हैं, वे हमारे नक्षत्र से संबंध रखते हैं। और इस हम अपने नक्षत्रों को, जो भी हमारा जन्म नक्षत्र होता है, उसे चिन्हित करके हम आगे बढ़ते हैं। और उस रो में हम आगे बढ़ते हैं जो हमारा जन्म नक्षत्र होता है। और जहां रो और कॉलम का मिलन होता है, वही आज का फल होता है। जी हाँ, वही आज का फल होता है। कुल 9 तरह के परिणाम मिल सकते हैं। यदि आज का तारा जन्म में, विपत में, प्रत्यरी में और नैधन्य में है, तो वह अशुभता की तरफ इशारा करता है। वही यदि आज का तारा संपत, क्षेम, साधक, मित्र या अतिमित्र में है, तो वह शुभता की तरफ इशारा करता है। अशुभता की तरफ जब तारे इसे इंगित करते हैं, अशुभ फल की तरफ, तो इसका तात्पर्य यह है कि दैनिक कार्यों में सावधानी और नए कार्यों को आरंभ करने से मनाही। वहीं यदि शुभता की तरफ तारे इशारा करते हैं, तो दैनिक कार्यों के साथ साथ हम नए कार्यों का आरंभ कर सकते हैं। ये ताराबलम मुख्यतः नौ तारा चक्र पद्धति पर आधारित है। ये ताराबलम मुख्यतः नौ तारा चक्र पद्धति पर आधारित है। और नौ तारा चक्र पद्धति का के अनुसार हम पूरे जीवन काल में ग्रहों की स्थिति को जान सकते हैं। जी हाँ, क्योंकि ग्रह, इनका मूल सिद्धांत है, ग्रह के मन नक्षत्र होते हैं, नक्षत्र ही ग्रह का फल देते हैं, ग्रह अपना फल नहीं देते। प्रश्न उठता है 27 नक्षत्र 9 ग्रह, आखिर कैसे, कौन से ग्रह किसके फल देंगे? इसके लिए उन 27 नक्षत्रों को सूचीबद्ध की जाती है। और सूचीबद्ध करके इस तरह से सारणी बनाई जाती है। 3 भागों में रखा जाता है नक्षत्रों को। पहला से 9वां, 10वां से 18वां, 19वां से 27वां। और ग्रहों को रखा जाता है दशा। ग्रहों को रखा जाता है इस तरह से सूचीबद्ध करके। सारणी जब 9 तारा चक्र पद्धति से इस प्रकार सारणी बनती है, और ग्रहों को इस प्रकार सारणी में रखा जाता है, क्योंकि ग्रह के मन नक्षत्र होते हैं, नक्षत्रीय ग्रह के फल देते हैं। प्रश्न उठता है 27 नक्षत्र 9 ग्रह, कौन से ग्रह किसके फल देंगे? इसके लिए 27 नक्षत्रों को सूचीबद्ध करके इस प्रकार सारणी में रखी जाती है। और यह सारणी जो रखी जाती है, वह आगे जाके कार्य करती है, ग्रहों से जुड़ती है। 27 नक्षत्र पहला से 9वां तक, 9 नक्षत्र दूसरे श्रेणी में 10वां से 18वां, तीसरी श्रेणी में 19वां से 27वां। और ग्रहों को रखा जाता है दशा अंतर्दशा के क्रम में, महादशा के क्रम में। केतु देव पहला, दूसरा शुक्र, तीसरा सूर्य, चौथा चंद्रमा, पांचवा मंगल, छठा राहु, सातवां बृहस्पति, आठवां शनि और नौवां मंगल। और इन ग्रहों को इस श्रेणी में रखा जाता है। केतु देव पहला, शुक्र दूसरा, सूर्य तीसरा, चौथा चंद्रमा, पांचवां मंगल, छठा राहु, सातवां बृहस्पति, आठवां शनि, नौवां बुध। और इन पहला ग्रह जो बनते हैं, वे उनको स्वामित्व मिलता है हर श्रेणी में से। पहला नक्षत्र यानी पहला 10वां 19वां नक्षत्र का स्वामित्व केतु देव को मिलता है। दूसरा 11वां 20वां नक्षत्र का स्वामित्व शुक्र देव को। और घड़ी की सुई की दिशा में आगे बढ़ते हुए 9वां 18वां 27वां नक्षत्र का स्वामित्व बुध देव को मिलता है।
इस प्रकार सभी ग्रहों को इस सारणी के अनुसार, जिस जो सारणी आपके समक्ष है, सभी नक्षत्र के स्वामी विभिन्न 9 ग्रह बनते हैं। अब फलित कैसे होता है, इसे अब बहुत ही महत्वपूर्ण है। हम अपने जन्म नक्षत्र को इस सारणी में से चिन्हित करते हैं और तब ऊपर जाते हैं ग्रह स्वामी से, इस ग्रह स्वामी की तरफ। यही हमारा जन्म ग्रह होता है। यही जन्म ग्रह हमारा हमारे जीवन के जो जीवन के जो यात्रा है, यहीं से समाप्त हो, यहीं से आरंभ होती है। और यहीं से आरंभ होकर हम आगे घड़ी की सुई की दिशा में जाते हैं और गणना जो करते हैं बुध की तक जाते हैं। फिर केतु से आरंभ करके जो हमारा जन्म ग्रह बनता है, ठीक उसके पिछले ग्रह तक हम रुकते हैं गणना के लिए। यह सभी के लिए उस यही विधि है, यही प्रणाली है। पहला ग्रह जो बनता है मंगल देव, कोई भी ग्रह, सॉरी मंगल देव का नाम मैं नहीं लेना चाहिए, क्योंकि हर व्यक्ति का अलग अलग हो सकता है। कोई भी ग्रह का जो आपका जन्म ग्रह है, वहां से घड़ी की सुई की दिशा में आगे बढ़े और गणना करें बुध तक, फिर केतु से आरंभ करें और पिछले ग्रह तक रुके। अब प्रश्न उठता है, पहला ग्रह जो भी बना, वे वहां से हमारे जीवन उसी दशा महांतर दशा में, हमारा दूसरी महादशा में हमारा जन्म हुआ होता है। और जब भी जन्म कुंडली को देखें तो आपके समक्ष प्रस्तुत होगा उस दशा महादशा, जो महादशा है उसका बैलेंस कितना वर्ष आपको भोगने हैं। यानी पिछले जन्म में आपकी मृत्यु भी इसी इसी ग्रह के नक्षत्र में हुआ होता है, और इसलिए इस जन्म में बाकी भोगने होते हैं जो दशावधि होती है उससे घटाकर। यह आप अपने दशा महादशा के जो आपने वह विंशोत्तरी दशा में देख सकते हैं। तो हमारा जो जन्म ग्रह बनता है वह पिछले जन्म की मृत्यु से भी संबंध होता है, इसलिए इसे पीड़ा की श्रेणी में रखी जाती है। जन्म ग्रह से जो घड़ी की सुई की दिशा में हम आगे बढ़ेंगे तो दूसरा, चौथा, छठा, आठवां, नौवां ग्रह जो बनता है वह शुभ फलदायी होता है। पहला, तीसरा, पांचवा, सातवां यह अशुभ फलदायी होता है। और इनकी शुभता और अशुभता जैसे जैसे इनकी मात्रा बढ़ती है वैसे वैसे बढ़ता है। इस प्रकार हम पूरे जीवन काल में कौन से ग्रह शुभकारी होंगे, कौन से ग्रह हमारे लिए थोड़ी शुभकारी भी हो सकते हैं, ज्यादा शुभकारी भी हो सकते हैं, ये सभी हम अग्रिम रूप से जान सकते हैं। और यह जानकर हम शुभ ग्रहों की दशा अंतर्दशा में शुभ कार्यों का निष्पादन करके योजनाबद्ध तरीके से शुभता सुनिश्चित कर सकते हैं। वहीं अशुभ ग्रहों की स्थिति में हम अपने आप को मानसिक रूप से तैयार होते हैं चुनौती का सामना करने के लिए, जो हमारे लिए अप्रत्याशित नहीं होता, अचानक नहीं होता। यह हमारे लिए शुभ कार्य है। इसी तरह से जन्म कुंडली के गैप बैठे ग्रह यह भी बताते हैं। उदाहरण स्वरूप संपत्ति ग्रह से संबंधित जो ग्रह होते हैं वे उनके दशाएं, उनके राशि और भाव के अनुसार कार्य करने से संपत्ति का लाभ होता है। उसी तरह से जन्म नक्षत्र, विभिन्न लोगों से हम जुड़ते हैं, उनके नक्षत्र जो होते हैं वे, यदि अशुभ ग्रहों के नक्षत्र वाले जन्मे जातक से हम मेरा हमारा संबंध होता है तो हमारे लिए अशुभता लाता है। वहीं शुभ ग्रहों के नक्षत्र में जन्मे जातक हमारे लिए शुभता लाते हैं। संपत्ति ग्रह से जन्मे जातक, दूसरा ग्रह जो भी हुआ उसके जन्म उस ग्रह के नक्षत्र में जन्मे जातक हमारे लिए बिजनेस पार्टनरशिप के लिए बहुत उपयोगी होते हैं। इस प्रकार हम विभिन्न नक्षत्रों में जन्मे जातक जिनसे हम जुड़ते हैं वे कैसे फल देंगे यह भी हम अग्रिम रूप से जान सकते हैं और उसी अनुरूप अपेक्षा कर सकते हैं। हम, चाहे वो व्यक्ति घर का हो, परिवार का हो, रिश्तेदार का हो, समाज का हो, संसार का हो, कार्यस्थल का हो, व्यवसाय स्थल का हो, कहीं का भी। इसलिए नवतारा चक्र पद्धति काफी उपयोगी है और इसकी उपयोगिता को देखते हुए हमने अलग से वीडियो पोस्ट करके रखा है। इस पर नवतारा चक्र पद्धति, अद्भुत पद्धति, जिसमें भगवान राम, माँ सीता तथा भाई हनुमान की कुंडली की चर्चा उसमें की है। तो चलिए वापस आपको ले चलते हैं आप ताराबलम पर और देखते हैं आज का ताराबलम क्या कहते हैं। आज का ताराबलम जो संकेत दे रहा है, आद्रा आद्रा नक्षत्र से आज का दिन का आरंभ है 10:13 तक रात्रि के, उसके बाद पुनर्वसु नक्षत्र में। और आज का फल यदि देखें तो आज का फल जो देता है वह कहता है, ज्येष्ठ, अश्लेषा, ज्येष्ठा, रेवती नक्षत्र में जन्मे जातक के लिए आज के दिन
उतने शुभ नहीं है। वहीं अश्विनी माघा मूला नक्षत्र में जन्मे जातक के लिए दूसरी अवधि जो नक्षत्र की है वह शुभ नहीं है। और इतना ही नहीं, यदि आप कहें तो पुष्य अनुराधा उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में जन्मे जातक के लिए दोनों भाग आज शुभ है। तो ये रहे चंद्रमा के गोचर कर नक्षत्र का फल आज का। इसके साथ ही हम आपको तीसरे भाग में ले चलते हैं, राशि के अनुसार आज कैसा फल होने की संभावना। जो चंद्रमा की राशि के अनुसार है, आज राशि परिवर्तन नहीं है। चंद्रमा मिथुन राशि में है, और मिथुन राशि में होने के कारण जो फल देंगे, मेष, मिथुन, सिंह, कन्या, धनु, मकर, इन जातकों के लिए आज के दिन शुभता के संकेत आ रहे हैं। शेष राशि वाले थोड़ी सावधानी बरतें। चौथे भाग में आपको स्वागत है। चौघड़िया एक प्रकार का मुहूर्त ज्योतिष, जिसकी उपयोगिता को देखते हुए हम अलग अलग वीडियो हिंदी और अंग्रेजी में पोस्ट करके रखे हैं, आप उसे देख सकते हैं। संक्षेप में यहां बता दें कि कुल 8 चौघड़िया दिन के होते हैं, 8 चौघड़िया रात के होते हैं, किंतु साप्ताहिक दिन 8 चौघड़िया दिन के, 8 चौघड़िया रात के, किंतु साप्ताहिक दिनों से संबद्ध करने के लिए 7 ही चौघड़िया का नामकरण हुआ। और इसलिए 8वां चौघड़िया जो होता है, आदि का चौघड़िया जो भी हुआ करता है प्रतिदिन और प्रति रात, वही अंत का चौघड़िया हुआ करता है। इस प्रकार 8वां चौघड़िया का संबंध साप्ताहिक दिनों से होता है, और साप्ताहिक दिनों के स्वामी अलग अलग ग्रह बनते हैं जो विभिन्न अलग अलग कार्यों के लिए उपयुक्त होते हैं, उपयोगी होते हैं, फलदायी होते हैं। इसलिए चौघड़िया का संबंध भी साप्ताहिक दिनों से, साप्ताहिक दिनों के स्वामी से और उनके अधीन या उनके द्वारा निमित्त कार्यों से भी होता है। कुछ ग्रह आमतौर पर शुभ होते हैं लेकिन विशेष कार्यों के लिए काफी उपयोगी होते हैं, जैसे शनिदेव पापी ग्रह जरूर हैं लेकिन धनोपार्जन हेतु की जाने वाली गतिविधियों के लिए यह काफी लाभदायक है। उसी तरह से मंगल देव क्रूर और अनिष्टकारी है किंतु शत्रुहंता के लिए काफी उपयोगी है। और आज के संदर्भ में शत्रुहंता हर व्यक्ति के लिए अलग अलग शत्रु का क्षेत्र है। विद्यार्थी के लिए प्रतियोगिता परीक्षा, यदि जो नौकरी पेशा के लोग हैं प्रमोशंस, यदि व्यवसाय है तो उसमें व्यवसाय में भी प्रतिस्पर्धा, और सामान्य नागरिक के लिए स्वास्थ्य। तो ये सभी में मंगल शुभकारी होते हैं। इस प्रकार जब भी हम चौघड़िया को देखें, चौघड़िया को देखते समय यह जरूर सुनिश्चित कर लें कि जिस चौघड़िया का हम उपयोग करने जा रहे हैं कहीं वह अशुभता से अधिव्याप्त तो नहीं है। दिन में 3 तरह की अशुभताएं हो सकती है। पहला राहु काल, दूसरा वार वेला, तीसरा काल वेला, और रात्रि में काल रात्रि। अनुभव के आधार पर हमने पाया है कि शनि दिन में प्रभुत्व सूर्य देव का होता है और शनि देव इनसे नाराज रहते हैं, इसलिए शनि का चौघड़िया प्रतिदिन काल चौघड़िया से ग्रसित रहता है, अधिव्याप्त रहता है। फिर भी धनोपार्जन हेतु की जाने वाली गतिविधियों के लिए यह लाभदायक है। और ईमानदारी, क्योंकि शनि देव न्याय के भी देवता है, नियमों का पालन और ईमानदारी ये शनि देव का मूल मंत्र है। दूसरा, चंद्रदेव प्रभावी होते हैं रात में, यानी इनकी प्रभुता रात में होती है, इसलिए और चंद्रदेव से बुध देव नाराज होते हैं, इसलिए बुध का चौघड़िया प्रति रात काल रात्रि से ग्रसित होता है। चलिए आज का चौघड़िया देखते हैं। आज का दिन का आरंभ बुध दिन है, लाभ चौघड़िया से दिन आरंभ हो रहा है, लाभ चौघड़िया से समाप्त हो रहा है। वहीं काल चौघड़िया जो प्रातः 8:34 में से 10:11 तक है वह काल बेला से ग्रसित है, और रोग चौघड़िया जो 11:48 दिन से 1:25 अपराह्न तक है वह राहु काल और वार बेला से ग्रसित है। वहीं रात्रि का लाभ चौघड़िया 2:34 में से 3:57 तक है और काल रात्रि से ग्रसित है। इसके साथ ही हम आपको ले चलते हैं अब अंकों की दुनिया में। जब हम जन्म लेते हैं ईश्वर हमें उपहार कुछ अंक के रूप में देते हैं, सांस लेना आरंभ करते हैं और साथ ही साथ अंक को उपहार भी देते हैं। और ये अंक शुभकारी भी होते हैं, अशुभकारी। ये अंक 1 से 9 तक ही होते हैं। इसलिए इन अंकों को जानना, पहचानना, इन्हें याद रखना बहुत ही आसान है। ये 1 से 9 तक ही अंक होते हैं। 5वां अंक जो होता है मध्य का अंक होता है, यह संतुलित करता है
अपने से पूर्व या और बाद के आने वाले अंकों को याद रखें। शून्य को गणना में नहीं ली जाती। और जब भी दो अंकों का समूह, दो या ज्यादा अंकों का समूह होता है, तो उसमें प्रयुक्त हुए सभी अंकों को जोड़कर एक अंक में उसे परिवर्तित कर लेते हैं। और यह अंक ज्योतिष का मूल सिद्धांत। जब ये अंक जो 1 से 9 तक होते हैं, ये शासित होते हैं विभिन्न ग्रहों से। 1 सूर्य, 2 चंद्रमा, 3 बृहस्पति, 4 राहु, 5 बुध, 6 शुक्र, 7 केतु, 8 शनि, 9 मंगल। और इन ग्रहों के विशेष तत्व, विशेष गुण और ऊर्जा होते हैं जो कि इन अंकों में समाहित होते हैं। और इसलिए इन अंकों को विशेष नाम से पुकारा जाता है अंकों की दुनिया में। जब हम जन्म लेते हैं तो कुछ अंक उपहार ईश्वर देव में देते हैं। हमने एक जन्म तिथि ली है गूगल से, जिनका आज जन्म तिथि है, आज जन्मदिन है। यह उद्देश्य शैक्षणिक है, ताकि एक ही अंक अगर हम आपसे बार बार चर्चा करें प्रतिदिन, तो वह शुभ नहीं होगा, वह आपको बोर लगेगा। तो आज का अंक क्या कहता है? आज 22/4, हमने 22 अप्रैल दिन है, तारीख है। और 22 अप्रैल 1989 एक व्यक्ति का, किसी का, जातिका का जन्मतिथि है, वो हमने लिया है। जन्म तिथि, जब उपहार ईश्वर हमें अंक देते हैं, वो उसमें जन्म तिथि के रूप में देते हैं। और इसमें 3 कंपोनेंट होते हैं: तिथि, माह और वर्ष। तिथि, माह और वर्ष और अंक ज्योतिष का मूल सिद्धांत सभी अंकों को जोड़कर एक अंक में परिवर्तित कर लेते हैं। तिथि 1 अंक का भी हो सकता है, 2 अंकों का, वर्ष 4 अंकों का। तिथि जो होता है, हम होते हैं, हमारा व्यक्तित्व होता है, आंतरिक व्यक्तित्व। वहीं तिथि माह जब जुड़ता है, तो इसे एटीट्यूड नंबर, अचीवमेंट नंबर कहा जाता है, जिसे, जो हमारा बाहरी व्यक्तित्व दर्शाता है। यानी तिथि हम खुद, हमारा आंतरिक व्यक्तित्व, इसलिए इस मूलांक बोला जाता है। बोलचाल की भाषा में इसे ड्राइवर कहते हैं। तिथि, माह और वर्ष तीनों जब जुड़ जाते हैं, तो यह हमारा भाग्यांक कहलाता है। जी हाँ, ये भाग्यांक कहलाता है। और इसे बोलचाल की भाषा में कंडक्टर कहा जाता है। और पूरा अंक ज्योतिष इसी ड्राइवर और कंडक्टर, मूलांक और भाग्यांक के इर्द गिर्द घूमता है। यानी कोई भी अंक हम जीवन में जो भी प्रयोग करें, इस मूलांक और भाग्यांक का शत्रु न हो। कल्पना कीजिए ड्राइवर और कंडक्टर का, बस के ड्राइवर और कंडक्टर यदि शत्रुवत हैं, तो बस का चलना मुश्किल है। उसी तरह से यदि ड्राइवर और कंडक्टर का अंक यदि शत्रुवत हो जाए, फिर जीवन में स्ट्रगल चलता है। और वैसी स्थिति में हमें ऐसे अंक की व्यवस्था करनी होती है जो दोनों का मित्रवत हो। याद रखें, इस जातिका का जो मूलांक है 4 है, भाग्यांक है 8 है। इसके अतिरिक्त आपको ये बता दें कि जन्म तिथि में जब भी मास्टर नंबर 11, 22, 33 कहीं भी आते हो, चाहे तो तिथि या माह में या गणना में, तो उसे, वह पिछले जन्म के आत्मा से संबंध होता है। और आत्मा द्वारा कुछ जो छूटे हुए कार्य हैं, इस जन्म में करने होते हैं। वहीं 13, 14, 16, 19 यदि होते हैं, तो वह पिछले जन्म के ऋण से संबंध होता है, चाहे वह तिथि में हो या गणना में हो। एंजल नंबर जो हम निकालते हैं, वो ईश्वर द्वारा प्रदत्त लॉटरी अंक है, जो कि वर्ष के अंकों को जोड़कर एक अंक में परिवर्तित करते हैं। पुरुष के लिए 11 घटाते हैं, महिला के लिए 4 जोड़ते हैं। जातिका का जो एंजल नंबर है वो 4 है। अब प्रश्न उठता है, इसे हम संतुलित कैसे करें? इसके लिए सबसे पहले, जब ये याद रखें, जब भी ईश्वर हमें अंक देते हैं, तो कुछ अंक ऐसे होते हैं जो हमारे जीवन में इस अंक की तालिका में अनुपलब्ध होते हैं। यानी उस अंक से संबंधित जो ऊर्जा तत्व और गुण है, उसकी कमी हमें पाई जाती है। वहीं कुछ अंक ऐसे भी हो सकते हैं जो ज्यादा प्रयुक्त होते हैं। जैसे इसी जाति का के बारे में देखें, 2 अंक लगता है कई बार आ चुका है। तो जब भी इस तरह का अंक हो, तो यह, जैसा हमने कहा, 11, 22, 33 में से 22 भी आ रहा है, यह पिछले जन्म के आत्मा से संबंध है। और 13 भी इनके आ रहे हैं जिन नंबर में, गणना में, जो कि पिछले जन्म के ऋण से संबंधित है। अब मूलांक और भाग्यांक को संतुलन करने के लिए हमें अंक को ढूंढना होता है।
और ऐसे अंक को जो इनके अंक में प्रयुक्त नहीं हुए हैं। दूसरा, ऐसे अंक जो 3 बार से ज्यादा, 2 बार से ज्यादा प्रयुक्त नहीं हुए हों, वही अंक को हम चुनते हैं। इसके लिए हम एक प्रक्रिया अपनाते हैं। पहले देखते हैं कि कौन से अंक इनके अनुपलब्ध हैं और कौन से अंक इनके ज्यादा बार प्रयुक्त हो चुके हैं। तो जातक का देखें, आपके समक्ष 2 सारणी प्रस्तुत है, 2 टेबल रखा गया है। एक टेबल में परमानेंट ये अंकों का स्थान है और ये क्या क्या दर्शाते हैं वह भी है। यदि जो अंक जो जैसे थॉट प्लेन यदि 4 3 8 का है, यदि सभी तीनों अंक उपलब्ध हैं तो 100% इनके विचार क्षमता को दिखाता है। वहीं 2 अंक उपलब्ध है, 66%। कोई अंक उपलब्ध नहीं है तो 0%। एक अंक है तो 33%। इसी तरह से हम यह विवेचना करते हैं। चूंकि उद्देश्य शैक्षणिक है, इसलिए इस पर विस्तार से चर्चा हम नहीं करते। अब अंक में देखते हैं, अंकों की तालिका में जातक का मूलांक याद रखें 4 है, भाग्यांक 8 है। और यहां देखें 4 3 बार प्रयुक्त हुए हैं, 9 2 बार प्रयुक्त हुए हैं, 2 2 बार प्रयुक्त हुए हैं, 8 2 बार प्रयुक्त हुए हैं। जो भी अंक इनके पास इनके उपयोग हुए हैं, ये या तो 3 बार है या 2 बार है। और इसलिए इनके अनुपलब्ध अंक बहुत ज्यादा है, 3 5 7 1 और 6। अब इन अंकों का यदि हम प्रयोग करेंगे तभी जब मूलांक और भाग्यांक के शत्रु नहीं। इस प्रकार कौन से अंक इनके उपलब्ध है ये हम जान गए। और अब प्रश्न उठता है, स्रोत क्या होगा। स्रोत बेहतर है, जैसा हमने पिछली प्रस्तुतियों में हमने चर्चा की है। सबसे अच्छा स्रोत होता है, ऐसा स्रोत होना चाहिए जो चिर हो, स्थायी हो, और वह होता है नाम। क्योंकि नाम बार बार बदले नहीं जाते, और ये जन्म तिथि ईश्वर ने दिया है हमें, और नाम हमें धरती के ईश्वर माता पिता देते हैं, इसलिए नाम को ही लेते हैं। और हर अंक ज्योतिषी नाम पर ही निर्भर होता है। आप कहेंगे नाम में तो अक्षर होते हैं, अंक कहाँ होते हैं? जी हाँ, इन अक्षरों के अंकीय मूल्य होते हैं। इन अक्षरों के अंकीय मूल्य होते हैं, इसलिए इन नाम में प्रयुक्त हुए अक्षरों को उनके अंकीय मूल्य में परिवर्तित करके तब इसका उपयोग किया जाता है। और तब इसे उपयोग में लाया जाता है, इनके अक्षरों को, नाम में प्रयुक्त हुए अक्षरों को अंकीय मूल्य में। और नाम को यदि देखें तो इस जातिका का नाम वर्षा अस्वस्थी है। ये फिल्म में एक्ट्रेस है, और इनका नाम का पहला अक्षर 6 दे रहा है और नामांक 8 दे रहा है, जो इनका भाग्यांक भी है। आप कहेंगे कि ये 8 और 8 तो मिल गए, आगे देखते हैं। तो ये सूची आपके समक्ष रखी। सबसे पहले इन्हें जन्मदिन की बधाई। और आपको यह भी बता दें, यदि नाम का पहला अक्षर जो होता है, यहाँ की पहला शब्द जो होता है, नाम का पहला पार्ट, वह काफी ऊर्जा देता है। उसमें भी नाम का जो पहला अक्षर होता है वह काफी ऊर्जा देता है। इसलिए नाम का पहला अक्षर भी मूलांक और भाग्यांक का शत्रु नहीं हो। तो चलिए आइए, हर जगह शत्रु की बात हो रही है, शत्रु के अंकों को पहचानते हैं। 1 के 8, 2 के 4 6 8 9, 3 के 6, 4 के 8 9 4 2, 5 के कोई नहीं, 6 के 3 9, 7 के 7 9 3, 8 के 1 2 9 4 8, और 9 के 6 4 2 8। इस प्रकार यदि देखें तो जातिका का मूलांक 4, भाग्यांक 8 है, दोनों आपस में शत्रुवत है। और नाम भी मूलांक का शत्रुवत है। इतना ही नहीं, कुछ अंक ऐसे होते हैं जो अपने के भी शत्रु होते हैं। और ये अंक होते हैं 4 7 8 और 9, यानी 8 8 का ही शत्रु है। तो इनका मूलांक का शत्रु भी 8 होता है, और इनका भाग्यांक जो है 8 8 का शत्रु खुद है। इसलिए नाम इनका सही नहीं जचता। यह याद रखें, पूरे जीवन काल के लिए यह सूत्र याद रखें। कभी भी जब हम अंक का रिपीटेशन करें मोबाइल आदि में, यह सावधानी बरतें कि 4 7 8 9 का रिपीटेशन ना हो, क्योंकि यह हमेशा नकारात्मक प्रभाव डालते हैं। जानबूझकर हम नकारात्मकता को निमंत्रण न दें, क्योंकि ये अंक कार्य करते हैं सकारात्मक और नकारात्मक दोनों।
और जो हमने अभी तक देखा। तो चलिए चलते हैं वर्षफल पर। वर्षफल निकालने के लिए हम रनिंग एज को लेते हैं और साथ ही साथ जो वर्ष है जन्म तिथि का, उसमें से वर्ष के कंपोनेंट को हटाकर वर्तमान वर्ष को रखते हैं और फिर सभी अंकों को जोड़ते हैं। वह होता है 9। रनिंग एज 1 और ये 9। इनका भाग्यांक इनका भाग्यांक 8 है, जो कि 1 का शत्रु है। इनका भाग्यांक 1 है। इनका रनिंग एज 1 है, जो कि भाग्यांक का शत्रु है। साथ ही साथ 8 और 9 दोनों आपस में शत्रुवत हैं, और 4 और 9 दोनों शत्रुवत हैं। इसलिए यह वर्ष सावधानी के वर्ष वर्ष लगता है। हम भविष्यवाणी नहीं कर रहे, हम केवल आकलन कर रहे हैं, शैक्षणिक उद्देश्य है। तो इस प्रकार हमने देखा अंक कैसे कार्य करते हैं। अब आइए देखते हैं अंक बोलते भी हैं। जी हाँ, अंक कार्य करते हैं और अंक बोलते हैं। आज का अंक 9 बनता है। ये 9 अंक कितने का प्रभाव क्या है? 9 अंक मित्रवत है केवल 1 अंक के साथ, और तटस्थ है 5 और 6 के साथ। यानी 1/10/1928 को किसी भी माह की तिथि में जन्मे जातक के लिए, एक 1/10/1928 तारीख को किसी जातक का जो जन्म हुआ है, उनके लिए आज का दिन उत्तम है। अति उत्तम नहीं है, उत्तम है। क्योंकि 9 मित्रवत जरूर है, 9 अंक मित्रवत जरूर है एक के साथ, किंतु सावधानी के साथ। क्योंकि राजा को डिथ्रोन भी सेनापति ही करता है, सेना ही करती है। तो इसलिए मित्रवत है। तो 1/10/1928 तारीख को जन्मे जातक के लिए दिन उत्तम है, और 5/14/23 तथा 6/15/24 तारीख को जन्मे जातक के लिए किसी भी माह के लिए वह तटस्थ है, यानी दिन सामान्य होने की संभावना। शेष अंक वाले 2, 11, 20, 29, 3, 12, 21, 30, 4, 13, 22, 31, 7, 16, 25, 8, 17, 26, 9, 18, 27 तारीख को जन्मे जातक के लिए यह अंक आज अशुभता की तरफ संकेत दे रहे हैं। 4, 13, 22, 31, 7, 16, 25 और 9, 18, 27 ज्यादा सावधानी जरूरत है। 9, 9 के भी शत्रु अति शत्रु हैं, इसलिए सावधान रहें, क्योंकि सेनापति दूसरे सेनापति को का अति शत्रु ही होता है। इस तरह अंक कार्य बोलते हैं। जी हाँ, अंक बोलते हैं, नंबर स्पीक। और इसके साथ ही हम आपको अंतिम पड़ाव पर आ गए। समय के साथ बहते बहते, समय के विरुद्ध नहीं। आप भी समय के साथ बहें, समय के विरुद्ध नहीं बहें। और आप हमारे साथ बने रहें, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आशा करते हैं पूरी प्रस्तुति आपके लिए उपयोगी सिद्ध होगी। यदि प्रस्तुति को देखने के क्रम में यदि कुछ आपके मन में सुझाव आए होंगे, हमारे YouTube के कमेंट बॉक्स में सुझाव देकर हमें हमारा मनोबल बढ़ाएं और इस प्रस्तुति को बेहतर बनाने में आप हमारा सहयोग दें। साथ ही साथ यदि इस प्रस्तुति को आप पहली बार देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बटन को दबाना न भूलें, ताकि हमारे हर प्रस्तुति की सूचना आपको मिल सके और आप उससे लाभान्वित हो सके। और अंत में दिवस के देवता बुद्धदेव, दिवस के देवता बुद्धदेव, श्री गणेश तथा मां शारदे से कामना करते हैं कि आपका दिन शुभ हो, उनकी असीम कृपा पर बनी रहे। जय बुद्धदेव, जय श्री गणेश, जय मां शारदे।